वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड्स चैप्टर, जिसमें हम न्यूमेरिकल वाला सेक्शन लेके आए थे। न्यूमेरिकल सेक्शन में हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कंबाइन एक वीडियो बना रखा था, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप 1 टाइप के न्यूमेरिकल्स करवाए थे, जिसमें मैंने 2 न्यूमेरिकल्स आपको करवाए थे और कहा था कि आप उसको अच्छे से लगा लीजिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको वो क्लियर हो जाता है तो आप आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी के हैं उन पे बेस्ड वो सारे आप आराम से लगा लेंगे। तो चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं जो पिछला मैंने आपको बताया था सेम उसी के टाइप पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल जितने भी आपके बुक में आए हुए हैं उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, या आपको यहाँ पर वीडियो के ऊपर लास्ट में जो आपका आई बटन दिख रहा है वीडियो के ऊपर आप देखोगे तो वहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट करके लिंक दे रही हूँ। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके आप उस वीडियो पे पहुँच जाइए और वहाँ जाके पहले आप पिछला वीडियो जो है उसे पढ़ लीजिए, देन जिससे कि आपको ये समझ में आए, क्योंकि वहाँ मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। देन आप उस पर बेस में न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको उठा के करवाने जा रही हूँ। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.6। एनसीईआरटी बुक आपको ज़रूर लगा लेनी है, तो उसके एक्सरसाइज उसके एग्जाम्पल्स आपको सब कुछ बहुत अच्छे से लगाने। तो मैं आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रोवाइड कर रही हूँ। और मैंने पिछले भी आपको जितने एग्जाम्पल्स है 1.1, 1.2, 3, 4, 5 वो सब मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया है, मतलब लास्ट के जो वीडियोज़ थे उनमें मैंने करवा दिया है, उनको भी आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.6। तो देखिए 1.6 हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है Consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle? यानी कि ये आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइन वीडियो इसलिए मैंने हिंदी में भी याद रखा है। तो आपको क्या बोल रहा है कि कंसीडर 3 चार्जेस, मान लीजिए कि कोई 3 आवेश या 3 चार्ज हैं Q1, Q2, Q3, जिनमें प्रत्येक आवेश यानी ईच जो आपका चार्ज है वो क्या है, इक्वल टू क्यू, वो क्यू के इक्वल है, यानी तीनों चार्जेस सेम है। जैसे हमने पहले पिछले में लेके चले थे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसमें तीनों को सेम लिया था। तो यहाँ पर भी हमारा देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, क्योंकि आपको कह रहा है कि सेम इसकी डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एल डिस्टेंस पे रखा गया है, जैसे वहाँ पर ए डिस्टेंस पे था। चार्जेस भी आपके क्यू 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 ही है, तीनों पे क्यू चार्जेस है। बस अब आपको देखिए क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू। आपको कैपिटल क्यू जो फोर्स चार्ज रखा है वहां पर फोर्स निकालना है। तो देखिए कैपिटल क्यू कहाँ पर रखा हुआ है, तो कैपिटल क्यू आपसे बोल रहा है प्लेस एट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के सेंट्रॉयड पर यानी केंद्रक पर रखा गया है। तो ये सेंट्रॉयड क्या होता है, जब हम जब इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है और इनको जब मिलाते हैं तो ये जो बीचों बीच में पॉइंट होता है वो आपका सेंट्रॉयड कहलाता है या केंद्रक कहलाता है। तो इस पर हमें निकालना है चार्ज, ठीक है, इस पर निकालना है फोर्स। अभी तक हम फोर्स कहाँ निकाल रहे थे, इस बी पॉइंट पर, यहाँ पर बी पॉइंट था तो बी पॉइंट पे निकाल रहे थे, पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने वहाँ पे निकाला था। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते थे। अब हमें यहाँ पर देखिए कहाँ निकालना है, सेंट्रॉयड पे निकालना है। तो चलिए अब आज चेक करते हैं सेंट्रॉयड पे कैसे निकालना है। पहले मैं आपको पूरा एक लॉन्ग वीडियो जो है वो मतलब लॉन्ग आपको मेथड बताऊंगी, उसके बाद इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। हर एक क्वेश्चन हर एक न्यूमेरिकल के बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे कि आप, क्योंकि 12th क्लास के बाद आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठना हो तो वहां पर आपको ये लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना है, तो वहां पर आप वो शॉर्ट ट्रिक यूज करके भी काम कर सकते हो। तो मैं दोनों ही चीजें आपको बताऊंगी। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.6। तो चलिए देखिए हमारे पास आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि कह रहा था कि एल डिस्टेंस है सब, और इसमें जो चार्जेस है वो Q1, Q2, Q3 है और तीनों की वैल्यूज जो है वो Q Q Q है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इसके सेंट्रॉयड पर कोई एक चार्ज है कैपिटल Q, जिसे हमें जहाँ पर हमें निकालना है फोर्स। तो पहले हम यहाँ पे सेंट्रॉयड बना लेते हैं। सेंट्रॉयड हम कैसे बनाते हैं, सेंट्रॉयड के लिए हमें पता है कि इसके ऊपर एक मीडियन खींचते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया AD। देन उसके बाद एक मीडियन यहाँ से खींचेंगे हम B से, AC पर मीडियन खींचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और देन C से हम अपना AB पर एक मीडियन खींचेंगे
ये मीडियंस जहाँ पे कट करते हैं वो पॉइंट ही हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है। तो इस सेंट्रॉइड पर हमारा कोई चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ, और चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है। इस चार्ज कैपिटल क्यू पर हमें फोर्स निकालना है। तो चलिए ये हमारा पूरा हो गया। और देखिए आपको एक चीज़ और बोल रहा था, यहाँ पर कह रहा था कि जो कैपिटल क्यू है इसका जो आपका साइन है वो सेम है जो कि हमारा इसका है। तो यानी ये सब प्लस है तो ये भी हमारा प्लस में ही है, ठीक है। अब ये प्लस में है तो अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर इस पॉइंट ओ पर हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने की पूरी प्रोसेस हम पहले जैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट ओ पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं और कौन कौन लगा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉइंट ए जो है, ए पर रखा हुआ क्यू चार्ज जो है वो इस प्लस क्यू के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कैसा होगा, अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो आपको पता है कि जब सेम चार्जेस होते हैं तो ये क्या करता है, रिपल करता है। यानी क्यू जो है वो इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो इस नीचे की डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यानी ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा Q1 जो है वो Q के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पर हम इसको वैल्यूज़ को लिख लेंगे। हम मान रहे हैं यहाँ पर केवल F1, यानी कि क्योंकि Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो हम मान ले रहे हैं F1, ठीक है। तो ये F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब ए ने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया। आप इसको ये भी कह सकते थे कि 1 के ऊपर, यानी ये जो पॉइंट है हमारा इसको हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं चलिए पॉइंट ओ था तो हम इसको ओ ही मान लेते हैं। ओ पर लग रहा है ए के द्वारा, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। वैसे ये तो नाम है, नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ओ पर लग रहा है ए के द्वारा तो ओ ए हो जाएगा। अब चलिए चेक करते हैं, ओ पर जो फोर्स हमारा बी के द्वारा लगेगा वो क्या लगेगा, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, तो इसको भी रिपेल करेगा। और रिपेल किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ये। और रिपेल करके ये फोर्स आपका क्या हो जाएगा, ये एफ ओ पर लग रहा है, किसके द्वारा, बी के द्वारा लग रहा है, तो ये एफ ओ बी हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपका इधर ये जो सी वाला है ये भी इसको रिपेल करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और ये तीनों फोर्सेस जो है ये इस तरह से लग रहे हैं। एफ हो जाएगा ओ के ऊपर सी के द्वारा, तो एफ ओ सी। ओके, तो देख रहे हैं आप, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो ये हो गया एफ ओ सी, एफ ओ बी, एफ ओ ए हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और मान लेनी है कि जो O है और A है तो दो चार्जेस Q और Q रखे हुए हैं, तो हम इनके बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं। तो लेट जो डिस्टेंस है O से A के बीच में, अब हमें पता है क्योंकि ये मीडियन है तो इनकी जो डिस्टेंस है वो बराबर होंगी। तो OA, OB, OC इनको हम मान लेते हैं लेट x लेट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि OA, OB, OC इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये हमने मान लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, नहीं ओ पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो ओ पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हुए। तो चलिए लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या कहता है हमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें कहेगा कि जो हमारा टोटल एफ होगा, ये टोटल एफ हमारा यानी कि एफ रिजल्टेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा F1 यानी कि FOA प्लस FOB प्लस FOC के इक्वल होगा। यानी टोटल फोर्स जो होगा वो इनके इक्वल होगा, FOA प्लस FOB प्लस FOC के इक्वल होगा। अब इन तीनों को अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा। हमें पता है कि वेक्टर सम निकालने के लिए हमें रिजल्टेंट चाहिए होता है। तो या तो हम तीनों को प्लस करें या तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी दो को ले लेते हैं, दो का रिजल्टेंट पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इजी मेथड क्या होता है कि इन्हीं दो को ले लो, आप इनमें से तीनों में से कोई भी दो ले लो और उनका रिजल्टेंट निकाल लो। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इस डायग्राम को हम एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए अपने। देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये पॉइंट है, इसको हम सिर्फ आपको जो डायग्राम है वो बना रहे हैं, बेसिक इसका पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, केवल इसके हम एरोज दिखाने के लिए, फोर्स दिखाने के लिए अलग से इसको बना लेते हैं। तो ये हो गया FOB, इधर साइड लग रहा है आपका FOC, इधर साइड लग रहा है आपका FOA, ठीक है। ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अब इन 3 फोर्स में से अगर हम कोई 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेंगे और फिर इसके बाद तीसरे वाले से प्लस कर लेंगे, तो चाहे आप इन दोनों का निकाल लीजिए, इन दोनों का या इन दोनों का निकालिए। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ऊपर है ये, तो ये ज़्यादा सही पड़ रहा है। तो हम FOC FOB का निकाल लेते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, ये कुछ इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। तो इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये FR। अब ये FR निकाल लेते हैं। तो FR क्या होगा, FOC और FOB का रिजल्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ we find
एफ आर जो कि क्या होगा एफ ओ सी प्लस एफ ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं एफ ओ सी और एफ ओ बी के बीच में पूरा फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ आर का। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, हम ये कर रहे हैं क्योंकि वहां पर हमारे पास केवल 2 ही फोर्स थे कि यहाँ पर 3 फोर्स है, तो 3 फोर्स तो पहले 2 का रिजल्टेंट निकाल लें, देन उसके बाद तीसरे वाले से और उस वाले को निकाल लेंगे, यानी 2-2 करके निकाल लेते हैं। तो पहले चलिए देख लेते हैं एफ ओ बी और एफ ओ सी का निकाल रहे हैं हम। एफ ओ बी एफ ओ सी का रिजल्टेंट यहाँ पे निकालेंगे एफ आर, तो उसका फॉर्मूला फिर से पिछली वीडियो के जैसा बनाएंगे। क्या हो जाएगा एफ ओ सी का स्क्वायर प्लस एफ ओ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ सी इंटू में एफ ओ बी। ठीक है, और साथ में क्या होगा हमारा कॉस थीटा। थीटा क्या है हमारा, ये पूरा एंगल थीटा है। ठीक है, अब इस थीटा को देखते हैं ये थीटा कितना होगा। तो हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल होता है, ये पूरा एंगल क्या होता है 360 का, और जबकि हमारे पास ये जो फोर्सेज है, ये फोर्सेज हमारे इस तरह से डिवाइड है, तो ये जो टोटल फोर्स होगा, यानी कि अगर ये हमारा पूरा 360 होता है और सारे एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो दैट मीन्स ये जो हाफ होगा ये कितना होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो हमारे फोर्सेज होते हैं अगर ये फोर्सेज इक्वल हैं, क्योंकि देखिए चार्जेस इक्वल है, चार्जेस क्यों ये चार्जेस इक्वल है, यहाँ पर भी क्यों लग रहा है, इधर भी क्यों लग रहा है, तो ये चार्जेस इक्वल है अगर, तो इस पे जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे हाफ हाफ होंगे। 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि अगर ये पूरा 360 का है, अगर ये पूरा 360 का है तो इसको अगर 3 पार्ट में हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 360/3, यानी कि ये आ जाएगा 120। ठीक है, इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 120। तो 120 हो गया, यानी थीटा इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 120। तो ये हमारा थीटा है, थीटा कितना है 120 डिग्री। क्लियर हो रहा है ना। 120 क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरा 360 होता है, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो तीनों क्या हो जाएगा 120 120 120 का हो जाएगा। अब चलिए यहाँ के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें एफ ओ सी की वैल्यू चाहिए होगी, तो चलिए निकालते हैं। तो नाउ एफ ओ सी निकालते हैं। एफ ओ सी कितना हो जाएगा, तो एफ ओ सी हमारा है क्या, ओ से सी के बीच की डिस्टेंस, ये ओ से सी के बीच की डिस्टेंस हमने यहाँ पर क्या मान रखा है ओ सी एक्स मान रखा है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, या ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम एफ ओ बी निकाल लेते हैं। देखिए ओ बी भी सेम ऐसा ही है, ओ बी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पर कैपिटल क्यों था, एक स्मॉल क्यों है दूसरा कैपिटल क्यों है, तो ये आपका ये आएगा। ठीक है, तो हम आते हैं 1/4πε0, ये हो जाएगा क्यू और ये वाला हो जाएगा कैपिटल क्यू, यहाँ पे एक्स इसकी भी डिस्टेंस है ओ बी की, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू 4πε0 एक्स स्क्वायर। लगे हाथ हम अपना एफ ओ ए भी निकाल लेते हैं, उसको जब हमें यूज़ करना होगा तब हम उसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये भी हमारा 1/4πε0 हो जाएगा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू अपॉन में 4πε0 एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से देख रहे हैं हम तीनों इक्वल आ रहा है, तो हम क्या लेट नहीं कर सकते, तो हम इस तरह से ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर एफ ओ सी एफ ओ बी और आपका जो है एफ ओ ए, ये तीनों जो है वो इक्वल है F1 के। हम अपने से F1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर F मान लिया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इसको F1 मान लिया, तो ये हो गया हमारा F1। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो हमने इसको अपने से लेट कर लिया क्योंकि तीनों इक्वल था, तो वैल्यू इतनी बड़ी रखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी, हमने पिछली बार भी किया था, तो हमने सिंपली इसको F1 मान लिया। अब चलिए इसको करते हैं, लास्ट में फिर हम F1 की वैल्यू जो है उसको हम पुट कर देंगे। क्या वैल्यू है क्यू अपॉन में 4πε0 एक्स स्क्वायर, इसको हम पुट कर देंगे। तो चलिए अब इस वैल्यू को जो पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन से आते हैं हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन सेकेंड से हमारा एफ आर निकल जाएगा, तो एफ आर हमारा कितना हो जाएगा, ये F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, क्योंकि एफ ओ सी एफ ओ बी दोनों इक्वल है, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू में F1। देखिए हमारा इजी हो गया ना, पिछली बार हम बहुत ज़्यादा ये बड़ा बड़ा लेके चल रहे थे तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो हमने इसलिए इसको F1 मान लिया था। और साथ ही हमारा cos 120 डिग्री है, तो cos 120 डिग्री लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 2F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर इंटू में -1/2।
अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, 2f1 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 करेंगे तो f1 स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f1। डैट मीन्स कि हमारा जो fr आया यानी रिजल्टेंट जो आया वो किसके बराबर आ गया, f1 के बराबर आ गया, f1 के बराबर आ गया। डैट मीन्स कि ये जो हमारा fr था, fr किसके इक्वल हो गया, तो ये fr हमारा f1 के इक्वल हो गया, जबकि ये भी हमारा f1 के इक्वल था, ये भी हमारा f1 के इक्वल था और ये भी हमारा f1 के इक्वल था। ठीक है, तो अब fr हमारा f1 के इक्वल आ गया, यानी कि हमारा ये जो था पूरा, इसको हमने पूरा क्या माना था, ये पूरा हमने माना था fr और fr आ गया f1 के इक्वल। तो हम चलिए इसको करते हैं। तो चलिए इस तरह से हमने देखा कि ये तो हमने इक्वेशन 1 मान रखा था कि f इज इक्वल्स टू एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी, और साथ ही साथ हमने निकाला कि एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी तीनों ही जो है वो f1 के इक्वल है, जिसकी वैल्यू क्यू क्यू अपॉन 4π/0x²। और जब हमने इन दोनों का एफ ओ बी और एफ ओ सी का रिजल्टेंट निकाला एफ आर, तो वो भी आया f1। तो इस तरह से अब हमारे पास जो डायग्राम था वो क्या बन गया, अब ये डायग्राम हमारे पास बन चुका है। हम इस तरह से फिर से इस डायग्राम को बना लेते हैं। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा था हमारा, ठीक है, ये हमारा था एफ ओ ए, ये हो गया एफ ओ बी एंड ये था हमारा एफ ओ सी। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ थी वो f1 आई थी, इसकी भी वैल्यू जो है वो f1 आई थी एंड इसकी भी वैल्यू f1 आई थी, और ये था हमारा fr जिसकी वैल्यू f1 आई है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारी सबकी वैल्यूज़ जो है वो f1 आई है। अब हमारे पास जो था ये इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट, उसको हम लोग उठाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टोटल एफ है यानी एफ नेट जो है आपका, ये एफ नेट हम बोल सकते हैं। तो एफ नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ओ ए प्लस एफ आर, ये हो जाएगा। और एफ ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, f1 है, और प्लस एफ आर की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, f1 है। बट आप देखो कि एफ ओ ए और एफ आर जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एफ आर इस डायरेक्शन में है जबकि एफ ओ इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसके डायरेक्शन के साथ इसको लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस लग जाएगा, क्योंकि कोई एक माइनस लग जाएगा, तो यानी ये -1 हो जाएगा और ये +1। ये समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों आप देख रहे हो सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन पर है पर अपोजिट डायरेक्शन में, सेम लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये f1 है तो ये -f1 होगा। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि -f1 है। अभी -f1 प्लस f1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और इस तरह से हमारे पास जो f नेट आएगा वो आएगा 0। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया, जो टोटल फोर्स आएगा f नेट, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आएगा। डैट मीन्स कि जो क्यू पर लगने वाला चार्ज है, डैट इज फोर्स ऑन सेंट्रॉयड ऑन चार्ज q placed on centroid is 0। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा 0 आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये जो तीनों फोर्स निकालना तो आपको आ ही गया है, तीनों फोर्स हमने निकाल लिया। तीनों फोर्स निकाल के जो नेट फोर्स निकालना था वो क्या होता है, इन तीनों फोर्स का सम होता है। अब तीनों फोर्स हम निकाल नहीं सकते, तो इन दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लिया। अब इन दो फोर्स का जैसे रिजल्टेंट निकाला, सॉल्व किया, तो वो भी f1 आ रहा था। अब ये जब सॉल्व किया तो ये f हमारा इस डायरेक्शन में था, जबकि FO इस डायरेक्शन में था। तो दोनों को जो प्लस करेंगे तो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, और दोनों की वैल्यू सेम थी, तो सेम वैल्यू जब थी तो रखा तो 0 हो गया। तो इस तरह से एफ नेट जो है वो 0 हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि ये तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म जो एग्जाम्पल है, यानी लॉन्ग टर्म मेथड हो गया। ये तो आपको करना ही करना है, पर कभी अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जहाँ पे आप डायरेक्टली से कर लोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी शेप दिया हो, लेकिन अगर वो शेप जो है वो सिमेट्रिकल हो, कोई भी शेप दिया हो बट वो शेप कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। डैट मीन्स कि आपके पास अगर ये ट्राइंगल दिया है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, या आपके पास स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर भी आपको पता है कि ये क्या होता है, एक तरह से इक्विलेटरली होता है, सारे साइड्स इसके इक्वल होते हैं। तो कोई भी ऐसा शेप जिसमें आपका क्या हो, साइड्स इक्वल हो। अगर आपका सर्कल है तो आपको सर्कल भी पता है कि ये क्या होता है, इक्वल होता है, इस पे हर जगह आपका जो पॉइंट है वो इक्वल होगा। तो इन सब के अगर आपको सेंटर पे, यानी कि किसी सिमेट्रिकल शेप के सेंटर पे लगने वाला जो चार्ज होता है, यानी सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा है, यानी ये सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा एफ नेट, वो क्या होगा, हमेशा 0। यानी सिमेट्रिकल शेप है अगर, तो उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा, अगर उसमें बीच में कोई चार्ज रखा हुआ है।
हाँ, और एक चीज़ और कि आपका सिर्फ सिमेट्रिकल शेप ही नहीं, ये जो यहाँ पे चार्जेस हैं वो भी सेम होने चाहिए, यानी तीनों चार्जेस जो हैं वो समान होने चाहिए, समान आवेश के। ऐसा नहीं है कि एक प्लस है एक माइनस है, अगर तीनों आपके या चारों जो भी हैं आपके जितने भी चार्जेस हैं वो सेम हो, सेम डिस्टेंस पे रखे हो, तब आपका जो वो सेंटर पे रखा हुआ आवेश होगा उस पर लगने वाला बल जो है वो जीरो होगा। तो देख लेते हैं क्या बोलेंगे हम। व्हेन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट सिमेट्रिकल शेप प्लेस्ड, फोर्स ऑन चार्ज ऑन सेंटर विल बी जीरो। यदि समान आवेश किसी समान भुजा वाली आकृति पर रखे हो तो केंद्र पर रखे आवेश पर बल क्या होगा, शून्य होगा। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि कोई वर्ग है या कोई स्क्वायर है जिसके ऊपर समान चार्ज है, सेम चार्जेस क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो स्क्वायर है तो सेम डिस्टेंस पे तो होगा ही, तो उसके सेंटर पे रखे हुए चार्ज पर लगने वाला बल बताइए, या फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो आप क्या बोलोगे, वो फोर्स जीरो होगा। डायरेक्टली आप बोल दोगे वो फोर्स जीरो होगा, और फिर बाकी अगर आपको उसको न्यूमेरिकल में बोलता है, नंबर ज्यादा नंबर का पूछता है, तब तो आप करके बताओगे। पर अगर आपसे मल्टीपल चॉइस में डायरेक्टली पूछ लेता है तो आप डायरेक्ट वहां पे बोल दोगे कि इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आपको ये तो मैंने बताया कि अगर सेम चार्जेस है तब तो जीरो होगा, पर अगर यहाँ पर कोई भी एक अपोजिट चार्ज जाता है तब क्या होगा, तो उस पर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि अगर अपोजिट चार्ज होते हैं यानी चार्ज का साइन चेंज कर दिया जाए क्या तब भी जीरो होगा। तो तब देखिएगा आप कि तब जीरो नहीं होगा, तब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो उसको भी चेक कर लेते हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, उस क्वेश्चन को करने से पहले एक और नोट देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो हमारा सिमेट्रिकल शेप हो और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम हो अगर, तो सेंटर पे रखा हुआ जो चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा। बट एक और केस होता है जब हमारा सेंटर पर रखा हुआ फोर्स जो है वो जीरो होता है, सेंटर पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स जीरो होता है। वो कौन सा केस है कि अगर दो फोर्सेज जो है वो किसी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पर अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि दो लाइन चार्जेस रखे हैं Q1 Q2, उनके ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, और ये दोनों फोर्स ऐसे हैं कि ये इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड है, यानी कि F21 और F12 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन चेंज है, यानी F12 F21 के इक्वल तो है पर अपोजिट डायरेक्शन में। ये हम लोगों ने किया भी था कि दो चार्जेस जब लगते हैं तो F12 जो होता है वो माइनस F21 के बराबर होता है। तो अगर वो दोनों आपस में इक्वल पर अपोजिट होंगे तो इसके जो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज Q है इस पर लगने वाला F नेट जो होगा वो क्या होगा, आपका जीरो। तो एक ये भी केस होता है कि जब दो बल F12 और F21 परस्पर बराबर और विपरीत हो तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे मध्य बिंदु पर स्थित आवेश जो होता है Q पर, उस पर कुल बल अगर हम निकालेंगे तो शून्य हो जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन ये वाला था अभी जो हमने देखा कि ये है कि एक आपको स्क्वायर दिया हुआ और यहाँ पर Q सेम है, सब पर सेम Q है, तो हमने कहा कि इसके सेंटर पे जो Q है वो भी क्या हो जाएगा, उस पर फोर्स आपका F नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। ये हमने पहला केस देखा था। ठीक है, सेकेंड केस जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक ऐसा भी होता है कि अगर आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर जो चार्जेस हैं आपके कुछ इस तरह से हो जाए कि यहाँ पर जो चार्ज है वो माइनस Q है और यहाँ पर जो चार्ज है वो भी आपका वो क्या हो जाए, आपका वो भी आपका हो जाए माइनस Q। ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस Q हो जाए और ये भी चार्ज जो है आपका प्लस Q हो जाए। तो ये दोनों जो है जब इनको इन लाइन को ज्वाइन किया जाएगा, इसके बीच में कोई सेंटर पे आपका कैपिटल Q रखा हुआ है, तो जब इसके ऊपर यहाँ पर आपका इन लाइन को ज्वाइन किया जाएगा तो आप देख रहे हो कि एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और इस तरह से जब इन लाइन को ज्वाइन किया जाए तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये फोर्स इस फोर्स को निरस्त कर देगा। यानी कि अगर हमारा इस पर कोई फोर्स लग रहा है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है, तो ये तब भी क्या हो जाएगा कि F3 F4 को निरस्त कर देगा और F1 F2 को निरस्त कर देगा। अब जब दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो यहाँ पर लगने वाला जो F नेट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो दो केसेस होते हैं हमारे जीरो होने के, यानी सेंटर पे चार्ज हमारा जीरो तब होगा। पहला केस तो अगर हमारे सारे चार्जेस जो हैं वो इक्वल हो तो, और सारे इक्वल डिस्टेंस पे रखे हों और सारे चार्जेस इक्वल हों, तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा जो है सेंटर पे Q जो है वो जीरो हो जाएगा, इस पे लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। और अगर हमारे चार्जेस डिफरेंट भी होते हैं तो डिफरेंट कैसे होने चाहिए कि जो आपकी लाइन ज्वाइन करने वाली है यानी माइनस क्यू वो सेम होने चाहिए और प्लस क्यू ये सेम होना चाहिए, तब आपका जो सेंटर है वो जीरो हो जाएगा। बट अगर आपका केस ऐसा होता है कि ये Q है, ये माइनस Q है, बाकी सारे Q है, तब आपका जीरो नहीं होगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि शॉर्टकट है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह उसको अप्लाई कर दोगे। तो अगर यहाँ पे सारे चार्जेस सेम हैं
तो आपको यहाँ पे सेंटर पे जो क्यू पे फोर्स होगा वो 0 होगा। जब आपके अगर दो जो लाइन ज्वाइन करने वाले यानी कि दोनों अपोजिट चार्जेस जो है वो अगर सेम है, इधर से देख रहे हैं अपोजिट चार्जेस सेम है, तब भी हमारा क्यू पर फोर्स जो है वो 0 होगा। बट अगर इन चारों में से कोई एक सिर्फ माइनस में है या केवल ये दोनों माइनस में ये दोनों प्लस में है, तब आपका सेंटर पे जो फोर्स है वो 0 नहीं होगा। तो एक बार इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन हम आपको जो चार्जेस अलग अलग साइन के हैं उस पर भी न्यूमेरिकल करवा दूंगी। तो मैं आपको जितने टाइप से इसमें बन सकते हैं वो सारे आपके फिर हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं फिर। तो चलिए देखिए, हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 6, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है। एनसीईआरटी बुक में आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, क्यू ए जो कि 2 माइक्रोकुलाम है, क्यू बी -5 माइक्रोकुलाम है, क्यू सी 2 माइक्रोकुलाम है एंड क्यू डी -5 माइक्रोकुलाम है। यानी कि जो आपका 5 है वो माइनस में है और ये 2 में है प्लस में है। आर लोकेटेड एट द सेंटर एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ये ABCD जो स्क्वायर है उसके कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और इसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है कि एक ABCD आपका स्क्वायर है जिसमें QA पे जो चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, QB पे जो रखा हुआ है वो -5 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, मैं ये आपको बना के बता रही हूँ। QC पे जो रखा हुआ है वो आपका 2 माइक्रोकुलाम है और QD पे जो रखा हुआ है आपका वो क्या है, -5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब आप देखिए मैंने जो अभी आपको इससे पहले वाला बताया था वो क्या था आपका कि दो जो अपोजिट चार्जेस है अगर वो सेम है, देखिए यहाँ पे -5 -5 2 2, तो यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि इसको जो सेंटर पे लगने वाला चार्ज है वो क्या होगा, सेंटर पे जो चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। तो चलिए यहाँ पे जो सेंटर पे चार्ज बोल रहा है कि 1 माइक्रोकुलाम का है, हमें पता है कि 0 होगा लेकिन फिर भी इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो 2 है ये +2 है और ये भी +2 है, ये 2 इसके ऊपर हम इसको अगर लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन को हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये +2 इसके ऊपर, यानी ये जो यहाँ पर बीच में क्यू रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये जो फोर्स है वो क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये FC एक फोर्स है। ठीक है, और ऐसे ही ये जो है इन दोनों की बात किया जाए 2 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम के बीच में, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये फोर्स जो लगेगा आपका वो कैसा लगेगा, FA लगेगा। अब आप देख रहे हो FA जो है वो FC को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि FA जो है वो सेम तो होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 2 है 1 है, यहाँ पे 1 और 2 है, तो FA जो होगा वो आपका इक्वल होगा FC के, बट कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इक्वल तो होगा बट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वैल्यू तो इसकी कितनी आ जाएगी, वैल्यू हमें वैसे निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी हम देख रहे थे 1/4πε0। 2 है 1 है तो 2 × 1 हो गया, और नीचे आपका R का स्क्वायर है। R क्या है यहाँ पर, क्योंकि टोटल आपका यहाँ पर जो दे रहा है वो है, टोटल आपको ये कह रहा है कि AB जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है, तो हमें पता है कि डायगोनल क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास जो साइड्स हैं, साइड अगर हमारे पास A होता है तो डायगोनल जो हो जाता है वो A√2 हो जाता है, यानी कि डायगोनल यहाँ पर 10√2 हो जाएगा। अब ये अगर 10√2 है तो इसका हाफ, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ली जाए, तो अगर इसको हम O मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो ली जाए वो क्या हो जाएगी, 5√2, तो ये 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5√2 का स्क्वायर। बाकी हमें इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें फोर्स तो पता है कि 0 ही आने वाला है, तो इसलिए हम इतना ही रख के इसको छोड़ देते हैं। तो ये आया हमारा FA, तो FA और FC जो है वो एक दूसरे के इक्वल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में, FA इस डायरेक्शन में लग रहा है, FC इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। अब अगेन चेक करते हैं हमारा दूसरा वाला फोर्स, दूसरा वाला फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये कुछ है आपका जो -5 है और 1 है, तो 1 और -5 के बीच में क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा FD जो हमारा ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, और FB भी देखिए इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और ये FB आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, FD भी O की डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को आके क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, सॉरी एक दूसरे को आके कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से FD और FB भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो FD भी हम देखेंगे कि इक्वल और अपोजिट आएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे -5, अब देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखिए अपोजिट तो है पर इक्वल है कि नहीं, इसके लिए हम देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ -5 है, यहाँ 1 है, इधर भी -5 इधर भी 1 है, तो ये भी हमारा सेम यही आएगा, -5 × 1 अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस 5√2 का
का स्क्वायर। दोनों जो फोर्सेज है वो इक्वल है पर अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और इस तरह से हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो हमारा जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा ऑन चार्ज क्यू, वो 0 हो जाएगा। इसको देखिए हम लोग इसको थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि a charge of amount 1 microcoulomb is placed at point O. Force of repulsion between charges placed at corner A and center O. A और O के बीच में देखिए रिपल्शन लग रहा है एंड सेंटर O इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड एट सेंटर C एंड O. O और A के बीच का जो फोर्स है वो आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा किससे, OC के बीच में लगने वाले से, तो दे विल कैंसिल ईच अदर, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर B एंड O, अभी B और O के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये जो है OD के बीच में लगने वाले फोर्स के इक्वल तो है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देन हम कहेंगे हेंस दे विल ऑल्सो कैंसिल ईच अदर, देयरफॉर नेट फोर्स कॉज्ड बाय द 4 चार्जेस प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्जेस एट सेंटर O इज 0, तो हम कह देंगे 0 हो जाएगा। ये था आपका एनसीईआरटी का 1.6। हमने देख लिया कि अगर हमारे पास, हमने दोनों केस देख लिया कि कब हमारे अगर सेंटर पे जो चार्ज दिया है तो वो कब 0 होगा। एक तो पहला वाला केस हमने देख लिया कि अगर चारों चार्जेस जो हैं वो इक्वल साइन के होंगे और सिमेट्रिकल शेप पे रखे होंगे, तो उनके बीच पे सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। उसका न्यूमेरिकल हमने आज एक किया। और दूसरा हमने क्या किया कि कब 0 होगा, जब हमारे जो चार्जेस हैं वो जो अपोजिट साइड वाले वो सेम साइन के हों, तो अगर सेम साइन के होंगे तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और बीच में चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पर हैं जो कि जिनको पता करना है, तो आपने सीख तो लिया ही कैसे करना है, बस आप इसको एक तरह रिटन फॉर्म में देख लीजिए। तो जल्दी से फटाफट तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ये वही क्वेश्चन नंबर 6 है। 4 बिंदु आवेश क्यू में 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो ये डायग्राम अभी हमने देखा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो OA है इसके बीच में FC इस डायरेक्शन में लग रहा है, FA इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये -5 कुछ इस तरह से रखा हुआ था, हमने डायग्राम दूसरा बनाया था। तो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर ये डायग्राम है, तो 2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये जो है हमारा -5 है, ये -5 यहाँ पर जो है ये जो Q है ये -5 की ओर लग रहा है और ये जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इस तरह से देखा कि दोनों डायरेक्शन जो है वो चेंज है, तो हम कहेंगे हमने यहाँ पर क्या किया था, O जो है वो B की ओर लगा रहा है इसलिए इस डायरेक्शन में, और मैंने आपको क्या बताया था, B को O की ओर लगाते हुए बताया था, तो इसीलिए हमारा B को O की ओर लगाते हुए बताया, तो मैंने इस डायरेक्शन में किया था। दोनों ही क्वेश्चन सही है, दोनों में ही हमने बस क्या किया था, अगर इसको हम इस डायरेक्शन में दिखाएंगे तो इसको भी हम इसी डायरेक्शन पे दिखाएंगे, O पर लगने वाला बल, तो हमने O पर लगने वाला बल दिखाया था आपको, ठीक है। और दूसरे इस वाले में केस में हमने दिखाया था O से A पर लगने वाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये F जो है टोटल जो नेट फोर्स होगा यहाँ पर वो FA + FB + FC + FD होगा। अब FA FB एक दूसरे को, FA और FC जो है वो एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं और FB और FD जो है वो एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। इस तरह से टोटल जो F हो जाएगा वो हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यूज, तो अब क्योंकि ये इसके माइनस में है, ये इसके इक्वल से माइनस में है, तो तीनों को जब चारों को प्लस करेंगे तो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे और क्या आएगा आंसर हमारा F = 0। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 तरह का आपका क्वेश्चन मैंने करवा दिया, जिसमें हमारे जो सेंटर पे चार्ज होते हैं वो कब 0 होंगे वो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्या करेंगे कि चार्जेस हम लेंगे लेकिन अपोजिट चार्जेस लेंगे, और इन दोनों के अलावा और कौन से केस हो सकते हैं जब हमें सेंटर पे चार्ज निकालना होगा और सेंटर पे चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, उन्हें भी हम चेक कर लेंगे। तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। चलिए तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड